20 वर्ष तक आप एक व्यक्ति की सरकार है, एक पार्टी की सरकार है, बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से जब भी चुनाव होगा, अक्टूबर में, नवंबर में जब भी चुनाव होगा तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। कि बिहार का जो शासन है, बिहार का जो सत्ता है, वो 5 प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर बिहार को सत्ता चला रहे हैं। हम लोगों पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, फिर भी बिना किसी कारण का हमारे 5 सांसद को चुनाव से वंचित किया गया। ये सब जगह उन्होंने उम्मीदवार दिया। क्यों दिया भाई? जब मोदी का पहलवान थे और आज भी तब क्यों दिए? मैं समझता हूँ कि बिहार का एक जो सार्वजनिक विकास होना चाहिए, उस गठबंधन में हम लोग का हिस्सा बन जाएंगे। कि बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं NBC 24। आज इस खास वीडियो में इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी आपको नजर आ रहे होंगे। आज उनसे जुड़ेंगे और बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत जी, मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। बताइए सर, मेरा पहला सवाल होगा, अभी चाहे देश की राजधानी दिल्ली देख लीजिए, साथ ही बिहार देख लीजिए, अन्य राज्यों को देख लीजिए, जगह जगह पर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत अच्छा ही नाम रखा गया था, लेकिन अब चूँकि युद्ध समाप्त हो गया, तो अब युद्ध समाप्त हो गया, जो हमारे सैनिक लोग जो मारे गए उनके प्रति सम्मान है, आदर है और देश की रक्षा करने के क्रम में उनकी जान गई, वो बहुत ही आदरणीय है। और सरकार को चाहिए कि जो मृतक सैनिक हैं उनको कम से कम तो 5 करोड़ रुपया अनुदान मिलना चाहिए और उसके परिवार में जो लोग भी हो, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है, आप जो मांग कर रहे हैं इस पे सत्ता में बैठे लोग सर इस पे काम करेंगे या ये चीज़ें पूरा करेंगे? मानना चाहिए लोगों को, माने नहीं माने, लेकिन हमारा है कि हमारा डिमांड है कि जो हमारे जो सैनिक लोग जो मृतक जो हुए हैं वो देश की लड़ाई में अपनी जान गंवाए हैं, तो ये 5 करोड़ रुपया भी उनके लिए कम है। 5 करोड़ रुपया भी उसके लिए कोई कम है। इसलिए हमारी अपनी मांग है, हमारी पार्टी का डिमांड है कि निश्चित रूप से उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। तो देखिए पशुपति जी साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी मृतक इस घटना में हैं उनको लगभग 5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। अब आगे इनसे बात करेंगे, चूँकि हम बिहार में हैं और बिहार में सर से जुड़े हैं, खास मुलाकात सर से हो रही है, तो सर अब हम बिहार पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो बिहार चुनाव आने वाला है। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि बिहार 2025 चुनाव को लेकर के अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार के चेहरे को क्लियर कर चुकी है और ये बता चुकी है कि उन्हीं के चेहरे पर इस बार फिर से चुनाव लड़े। देखिए, ये 2025 का जो चुनाव है ये महापर्व माना जाता है। सभी धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अक़लियत के लोग हों, सभी लोगों को देखिएगा कि जो साल में एक बार कोई पर्व होता है, जैसे होली है, दशहरा है, ईद है, बकरीद है। ये एक ऐसा पर्व है जो 5 वर्ष में एक बार होता है और सभी लोगों के लिए होता है। और अपने देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, उसमें देश के नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया। उस मौलिक अधिकार में है कि चाहे राजा हो या रंक हो, सभी को मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपने देश में है और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रजातंत्र अपने देश में है। और चुनावी वर्ष है तो प्रत्येक दल के लोग, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों, एनडीए गठबंधन के लोग हों, अपनी अपनी पार्टी का संगठन के लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत ही जागरूक है। देखिए, जो भी आंदोलन पूरे देश में हुआ है, सत्ताधारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ, इवन कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो 74 का आंदोलन हुआ, जिसमें देश की सत्ता हिल गई, वो भी बिहार से ही शुरू हुआ।
तो बिहार का लोग बहुत ही पॉलिटिकल है और बिहार की जनता जो भी डिसीजन करेगी वो अपने सोच समझ के सही डिसीजन करेगी। चूँकि राजनीति में आपने इतने साल दिए हैं और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जितना आपने राजनीति को योगदान दिया शायद ही कोई और दिया होगा। पशुपति जी, अगला सवाल करेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस बार सीएम नीतीश कुमार के फेस पर एनडीए सफलता पा पाएगी इस चुनाव में? नहीं। देखिए, ये तकरीबन 20 वर्ष हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पर 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2025 में तकरीबन 20 वर्ष की अवधि हुई है। और 20 वर्षों के अंदर में एक व्यक्ति और एक परिवार और एक पार्टी की सरकार है बिहार में। एक व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं, एक परिवार है और दूसरा है एक पार्टी है एनडीए गठबंधन। हम उसको एक पार्टी ही मानते हैं, गठबंधन है लेकिन हम उसको एक पार्टी मानते हैं। और इनकी ये सरकार बिहार में 20 वर्षों से है और 20 वर्ष के अंदर में मैं समझता हूँ कि बिहार का एक जो सार्वजनिक विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आप प्रश्न पूछिएगा कैसे नहीं हुआ, आप कहिएगा कि बहुत सा रोड बन गया, बिजली लग गया, नहीं, वो उसको विकास से आप अलग रखिए। सबसे बड़ी बात है कि बिहार इतना बड़ा स्टेट है, 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी है और एक भी बिहार में बड़ा कल कारखाना नहीं लगा। इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार है, भारत सरकार है, और कौन है? जो सत्ता में रहेगा वही न जिम्मेदार होगा। तो नीतीश कुमार जी अपने को कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं, तो ये बतावें कि बिहार में 20 वर्षों के अंदर में पिछली सरकार को शिकायत करते हैं। तो आपने जो 20 वर्ष तो बहुत अधिक हुआ, 20 वर्ष तक आप एक व्यक्ति की सरकार है, एक पार्टी की सरकार है और 20 वर्ष में आपने बिहार को क्या दिया? बगल का आप स्टेट देख लीजिए, झारखंड है, वहाँ सब कुछ है, लेकिन बिहार में बालू और क्या कहते हैं के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या आने वाले इस चुनाव में जनता ये सवाल इस बार नीतीश कुमार या फिर एनडीए से करने वाली है? निश्चित रूप से ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, मैं अपने पार्टी के संगठन के लिए मैं पूरे बिहार में 14 अप्रैल के पहले मैं 22 जिला का भ्रमण किया था और 22 जिला में हमारे पार्टी का संगठन को हम लोगों ने मजबूत किया और जिला का सम्मेलन हुआ, वर्कर्स मीटिंग हुआ और उसमें जो हम लोगों ने देखा और जो हम लोग अपने सर्वे कराए हैं उसके मुताबिक 90% बिहार की जनता वर्तमान सरकार से नाखुश है। इसलिए उसका एक कारण है, या एक तो एक व्यक्ति की सरकार है, एक पार्टी की सरकार है और तीसरे तरफ ये है कि बिहार का जो शासन है, बिहार का जो सत्ता है, वो 5 प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर बिहार को सत्ता चला रहे हैं। एक बिहार को एक बीमारू स्टेट मान के लिया गया है। बिहार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसलिए बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से जब भी चुनाव होगा, अक्टूबर में, नवंबर में जब भी चुनाव होगा तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। आप कह रहे हैं सत्ता का परिवर्तन होगा, इसी पर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जिस एनडीए को आपने इतना साल दिया, कहीं ना कहीं अगर हम दोहरे इशारों में देखें तो सर वहाँ पर उतना सम्मान आपको मिला नहीं, तो क्या वो नाराज़गी अभी भी बरकरार है? 100% नाराज़गी बरकरार है। देखिए, मैं 2014 में हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ था, एनडीए गठबंधन में हम लोग गए थे और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से हमने एनडीए में काम किया और कभी भी मेरे खिलाफ़ में कोई शिकवा शिकायत नहीं मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बनाया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो हमारे 5 सांसद थे और बिना किसी कारण का हम लोगों पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, फिर भी बिना किसी कारण का हमारे 5 सांसद को चुनाव से वंचित किया गया। तो मैं बहुत इस पर विचार विमर्श किया तो मुझको लगा कि हम लोगों की गलती कुछ नहीं, हम लोगों की गलती ये है कि हम लोग दलित परिवार में पैदा लिए। दलित की पार्टी समझ करके भाजपा के लोगों ने हम लोगों को चुनाव से वंचित किया। मैं इसी पर एक
बात बोलूँगी, मुझे लगता है सर बुरा नहीं मानिएगा, अगर दलित की बात करें तो चिराग पासवान जो कि आपके भतीजे लगते हैं रिश्ते में, वो कहते हैं मेरे मोदी जी, हमारे मोदी जी, और मोदी जी का हनुमान। चिराग पासवान जी से आप पूछिए कि मोदी जी के हनुमान हैं, तो 2020 में मोदी जी के पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वो चुनाव क्यों लड़वाया? अब तो क्या है कि मेरा बिहार भी मुझे नहीं, टारगेट था उनका जनता दल ही हुआ, लेकिन भाजपा के भी 6 उम्मीदवार के खिलाफ में उन्होंने अपना उम्मीदवार जो दिया, 6 उम्मीदवार, और बगल में आपको राघोपुर है, रोसड़ा है, ये सब जगह उन्होंने उम्मीदवार दिया। क्यों दिया भाई? मतलब जब मोदी के आप हनुमान थे और आज भी हैं, तब क्यों दिए? ये तो आप उनसे पूछिएगा। मौका मिलेगा तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आ रहा है वैसे वैसे बार बार वो कह रहे हैं कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, मेरा दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, मेरा बिहार मेरा है, मैं बिहार का हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा बिहार का सम्मान किया है, वहाँ के लोगों का किया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बिहार में जाऊँ और अपने बिहारी जनता के लिए कुछ अलग करूँ, कुछ अच्छा। आप उनसे पूछिए कि बिहार के कौन सा मतदाता आपको बुला रहा है? एक भी व्यक्ति का नाम हमको बता दें। वो अपने दल का जो उनका वर्कर है उसको छोड़ दीजिए, तो बिहार की जनता जो वो कह रहे हैं कि मुझको बुला रहा था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ये भी तो प्रसारित करें कि उस व्यक्ति का नाम कौन है और कितना। एक बात देख लीजिए, बिहार बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। अब पॉलिटिकली बिहार बहुत एडवांस है। आपके पास में एक भी विधायक नहीं है और आप ये ख्वाब देखते हैं कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी, तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो गया। बिहार के बहुत सा चौक चौराहे पर देखते हैं पोस्टर लगा हुआ है, तो पोस्टर लगा हुआ आपके पास में पूंजी है नहीं, तो आपकी दुकानदारी कैसे चलेगी? कोई अपनी दुकान चलाता है तो उसको पूंजी चाहिए ना जी। तो पूंजी आपके पास में एक भी विधायक नहीं है, तब बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा? यात्रा पे यात्रा तो निकाल रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है फर्स्ट बिहारी पे। देखिए, ये तो बरसात का समय है, पॉलिटिकल बरसात है अभी सभी पार्टी के लोगों को देखिए कि कल सभी लोग जुलूस निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, गरीब के घर में जाएंगे, दलित के यहाँ बैठ के भोजन करेंगे, समाज को दिखलाने के लिए कि हम बहुत दलित प्रेमी हैं, दलित कमाइए है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो जनता के हाथ में फैसला है। एक बात आप जान लीजिए कि बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में है और जनता सर्वोपरि है, और जनता का जो फैसला होता है वो सही फैसला होता है। और आप समय आने दीजिए, बिहार की जनता सही समय पर सही फैसला करेगी। लगभग अभी हम मान सकते हैं या पूरी बिहार की जनता मान चुकी है कि आपका महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना तय है। क्या लग रहा है कि महागठबंधन में आपको वो सम्मान मिल पाएगा? देखिए, 14 अप्रैल जो बहुत ही ऐतिहासिक दिन माना जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, 14 अप्रैल को हुआ करता है। और हम लोग दलित परिवार से आए हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दलित समाज के लोग देवता के रूप में मानते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने चुना और 14 अप्रैल को हमने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। अब देश में 2 ही गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन से हम लोगों ने नाता तोड़ लिया। अब बचा इंडिया गठबंधन। बिहार में इंडिया गठबंधन मैंने आरजेडी गठबंधन जो है, तो उस आप देखे होइएगा कि 15 जनवरी को जब हमारे पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा का भोज हुआ था, तो उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेरे यहाँ आए थे और काफ़ी मान और सम्मान उन्होंने दिया और उन्होंने संकेत भी दिया था कि महागठबंधन में हमारी पार्टी से तालमेल होगा। और उस दिन से हम लोग काफ़ी नज़दीक भी हैं और अभी बातचीत चल रही है। अब मुझको लगता है कि जून के प्रथम सप्ताह तक उस गठबंधन में हम लोग का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, लगातार एनडीए की तरफ से कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भैया महागठबंधन में अभी तालमेल सही नहीं है और महागठबंधन कहीं ना कहीं जितने भी पक्ष के लोग हैं उनके सामने मजबूत नहीं है और इस बार ये लोग चुनाव में फिर साफ होने वाले। पहले मैं एनडीए गठबंधन के लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ क्या हाल है। उनके यहाँ भी गठबंधन में है ना जी, चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय जीतनराम मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो पहले अपने घर को तो संभालें, दूसरे को दोषारोपण करने के पहले अपने घर को देखें कि उनकी क्या स्थिति है। अच्छा, घर पे ही
मैं सर बात करूंगी, एक बात याद आ गई। जब भी हम चिराग पासवान से बातचीत करने जाते हैं, जब भी उनका मीडिया कवरेज होता है, तो लगातार चिराग पासवान आप पर आरोप लगाते दिखते हैं। कहते हैं कि परिवार और पार्टी जो भी टूटा है वो आपकी वजह से टूटा है। नहीं, ये गलत आरोप है। चिराग पासवान जी का ये आरोप गलत है। देखिए, बहुमत का राज होता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है अपने देश में। यदि हमारे चलते पार्टी और परिवार टूटी, तो हम 3 भाई थे और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में क्या प्यार और मोहब्बत था। आखिर कौन सी परिस्थिति आई कि दो भाई के स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी और परिवार टूट गया। 6 सांसद में 5 सांसद हमारे थे। हम तानाशाह हो सकते हैं, 4 सांसद तो तानाशाह नहीं था। इसलिए वो सब बात नहीं है। परिस्थिति, चिराग पासवान जी अब खुद बोल चुके हैं कि हमारी माँ पंजाबी है, हमारी माँ सिखनी है, हम अल्पसंख्यक समाज हैं। वो खुद न बोलने, आज से 10 दिन पहले उनका बयान आया है। हम लोग देखिए मिट्टी से पैदा लिए हैं, सोना का चम्मच लेके पैदा नहीं लिए हैं। सुदूर गांव में हमारा जहाँ घर है, शहरबनी मेरा घर है, हम वहाँ बहुत ही मेहनत से हम लोग पढ़े लिखे। हमारे पिताजी देखिए कबीरदास जी के अच्छे विचारक थे, संत थे, और हम 3 भाई थे। तीनों भाई पिताजी के प्रयास से हम लोग तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, और वहीं से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ चला, और वहीं से हुआ। और उसके बाद आज पासवान जी के स्वर्गवास होने के बाद पार्टी भी टूट गई और परिवार भी टूट गया। ये परिस्थिति है। अब इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से क्या मुद्दे रहेंगे, खासकर जो बिहार की जनता, जो बिहार का युवा सर सड़क पे आए दिन प्रोटेस्ट करता है, अपने रोजगार के लिए लाठी डंड दिखाता है? बिहार में 2-3 इशूज है। एक तो है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है बिहार में, वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। आप देखिएगा कि कोई भी जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला नहीं देता है। उसकी इच्छा होती है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ावें, तो प्राइवेट स्कूल में खर्चा दे के वो पढ़ाता है। इसका मतलब कि सरकारी स्कूल में पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये पहला। दूसरा है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। दिन दहाड़े यहाँ हत्या हो रही है, बैंक रॉबरी हो रहा है, दलित पर और खासकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ये घटनाएं दिन प्रतिदिन। ये तो कहती है कि जंगल राज फिर से आने वाला है, लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब जंगल राज। और अभी क्या है, मंगल राज है। अभी क्या, आप जाकर देखिए, ऐसा दिन किसी दिन अखबार और टीवी उठा कर देखिए तो लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं तो रोज़ होती है, और ख़ास करके दलित महिलाओं पर हत्याएँ हो रही है। तो मेरा कहना ये है, 3-4 इशूज है बिहार में। एक तो सबसे बड़ा है कि बिहार में विकास के लिए कोई कल कारखाना होना चाहिए, बड़ी से बड़ी कारखाना होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होना चाहिए। और चौथा, जो सबसे मूल प्रश्न है, बेरोजगारी, कि जो हमारे स्टेट से जो लोग बाहर मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी नहीं बल्कि पढ़ा लिखा नौजवान जो है BA में पास करके दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी करता है। इस पर जो नई सरकार बनेगी बिहार में, चाहे जिसकी भी सरकार बने, तो ये 4-5 व्यवस्था पर आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि मुझे नेता नहीं बनना, मुझे बिहार को बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो ये भी बात कहते हैं कि मैं जब तक था तब तक रोजगार पे सवाल नहीं उठा, जितने भी युवा थे वो खुश रहे। अगर हम आपसे पूछे कि महागठबंधन की सरकार इन केस बनती है इस बार, तो क्या आप तेजस्वी यादव को, युवा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? क्या लग रहा है, वो बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे? देखिए, जब NDA की सरकार बिहार में थी और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। बिहार की, आप मान चुके? हाँ, एकदम बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हम बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार हम बनाएंगे, और उसका नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। युवा हैं, नौजवान हैं, मेहनत कश व्यक्ति हैं, और जब उनके नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार में जो बिहार का जो पलायन हो रहा है, जो बाहर मजदूर काम करने जा रहा है, या शिक्षा की व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, इस सब पर कंट्रोल होगा। एक आखिरी सवाल,
आपकी पार्टी को लेकर के क्या अभी तक महागठबंधन में कुछ तय हुआ है, कितनी सीटें मिलेंगी और क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, अभी तो हम विधिवत महागठबंधन हम लोग ज्वाइन किए नहीं हैं। बात चल रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बात हो रही है, और जून के प्रथम सप्ताह में मैंने कहा ना, हमारी पार्टी की आम सहमति है कि महागठबंधन से गठबंधन किया जाए। तो जून के प्रथम सप्ताह तक में आपको जानकारी मिल जाएगी और हम लोग महागठबंधन के पार्ट हो जाएंगे। तो आपने सुना, पशुपति पारस जी ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में लगभग ये मान लिया जाएगा कि इनकी पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन कर लेगी और आने वाले चुनाव में साफ तौर पे इनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना तय है। और इन्होंने ये भी कहा कि युवा तेजस्वी यादव जो है वो बिहार को चला सकते हैं, उस लायक है, मुख्यमंत्री के लायक है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। पशुपति जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। आपको भी नमस्ते।